हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। राइट, जब कोई भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ आप देख लीजिए जो हमारी नीड्स को, ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करता है और वो आपको एक्सेसिबल भी है, ठीक है, आपको मिल भी रहा है, इकोनॉमिकली आप उसको ले भी सकते हैं, कल्चरली आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो ये सारे जो हैं ये सब किस में आ जाते हैं, रिसोर्स में। ठीक है, सो यही चीज़ इनका इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं नेचर पर, टेक्नोलॉजी पर, इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक है, तो ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंसी है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. Human beings क्या करते हैं? They do interact with nature. हम मतलब रोज़ाना हम we used to interact with nature. किस किस चीज़ों के थ्रू? टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, ये है ना, इंस्टीट्यूशंस बने, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो इसके थ्रू वी यूज टू इंटरैक्ट। ठीक है, जिससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? हमें क्या लगता है कि रिसोर्सेज क्या हैं, फ्री गिफ्ट है नेचर के। वी यूज टू थिंक दिस, राइट? सो लेकिन दे आर नॉट। Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. तो ये हमें फ्री में नहीं मिले होते हैं, हम एज अ ह्यूमन बींग खुद एक रिसोर्स है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें इन्वायरमेंट में हमारे पाई जा रही हैं उनको यूज़ करते हैं। हम उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है, हम लोग उसको इन्वायरमेंट से निकाल करके रिसोर्सेज में चेंज करके तब हम उसको यूज़ करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक। राइट, सो ऑरिजिन कैसा है उसका, किसी बायो ऑर्गेनिज्म से मिल करके बना है, बायोटिक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, या फिर अबायोटिक है, नॉन लिविंग है। राइट, on the next is on the basis of exhaustibility, right? So कौन कौन से हो गए, renewable and non renewable, right? So renewable कौन से हो गए, जो renew हो जाते हैं, right? जो यूज़ करके हम उसको अगेन यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, क्या वो इंडिविजुअली है या फिर पूरी कोई एक कम्युनिटी उसको देख रही है, या नेशनल लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर रिसोर्सेज है। चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। कितना पोटेंशियल है, कितना डेवलप हो चुका है और कितना हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। नाउ रिसोर्सेज, ये जो चार्ट है इसमें है रिसोर्सेज डिवाइडेड इनटू टू। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज है, एक हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या आ गए, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। राइट, रिन्यूएबल में कौन कौन से आ गए, कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड, वाटर। ठीक है, आप इसको अगेन एंड अगेन यू कैन यूज़ इट। और जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल में भी दो आ गए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। राइट, सो ये रही नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रेन्यूएबल की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या हो गए, उसका फर्दर डिवीजन होगा, रिसाइकिल जो हो सकते हैं, नॉन रिसाइकिल जो रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं,
कौन कौन से हो गए? स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशंस, जो हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं वो सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, किस बेसिस पर कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन से आ गए। सो ये चार्ट है उसका। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifts of nature. जैसे कि पहले भी हम देख चुके हैं कि ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है, हालांकि वो नहीं होते हैं फ्री गिफ्ट। रिसोर्सेज ह्यूमन सर्वाइवल के लिए नेसेसरी पार्ट है, राइट? उससे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहती है। नाउ एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम indiscriminately and this has led to the following major problems. ह्यूमन बींग्स उसको ऐसे समझ के यूज़ करते रहते हैं जैसे इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो इसलिए उसकी वजह से कई सारे मेजर इश्यूज आने लगते हैं। क्या क्या इश्यूज होंगे? पहला तो यही है कि आप रिसोर्सेज को अननेसेसरी यूज़ करेंगे, दैट विल लीड टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? And that is also for satisfying the greed of few individuals. कुछ इंडिविजुअल्स इतने ग्रीडी होते हैं, दे डू नॉट थिंक ऑफ अदर्स और अननेसेसरी रिसोर्सेज को यूज़ करते रहते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into segments, haves and have-nots, or rich or poor, right? So ये एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में मेजर पार्ट ऑफ रिसोर्सेज रहता है, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। हैव्स और हैव नॉट में बट जाते हैं, पुअर और रिच में बट जाते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation, right? So जब indiscriminate exploitation होता रहेगा रिसोर्सेज का, तो उससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ओजोन डिप्लीशन, राइट? ये सारी इश्यूज पैदा होने लगेंगे। नेक्स्ट इज an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace, right? हमने देखा कि इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए क्या ज़रूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू रहेगा तो फ्यूचर जो है इस प्लानट का वो डेंजर में आ जाएगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development, right? तो ये बहुत important चीज़ है कि resources को आप planning करके you have to use it. So resource planning is the solution for the issues that we have seen. जो हमने ऊपर इश्यूज देखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ सल्यूशन है? रिसोर्स प्लानिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हो रहा है, हम अपने आसपास डेवलपमेंट देखते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब कहलाएगा? जब वो डेवलपमेंट हो रहा है, कोई इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और प्रेजेंट में डेवलपमेंट कर रहा है और फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफ़िल करेगा। फ्यूचर जनरेशन्स को भी ध्यान में रखकर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट इज रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। In June 1992,
more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at global level. So पहली बार ये ग्लोबल लेवल पर कब आवाज़ उठाई गई? इस समिट के थ्रू 1992 में जो समिट हुई थी, इस समिट के थ्रू जो है जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो उनका डिस्कशन चला था. द असेंबल्ड लीडर्स signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles, adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in 21st century. में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 और कुछ प्रिंसिपल्स निकाले गए थे उसमें समिट में. अब ये जो एजेंडा 21 है ये क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. It is the declaration signed by world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development. जो अभी हमने ऊपर समिट पढ़ी है 1992 में जो हुआ था, उसके थ्रू ये एजेंडा 21 आया है. इसका एम क्या है कि ये अचीव करना चाहता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, पॉवर्टी हो गया, डिसीज़ हो गया, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन की हेल्प से, कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए, म्यूचुअल नीड्स को देखते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में बांटते हुए. तो ये इसका एम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना है. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. जिस तरीके से ग्लोबल लेवल पर एजेंडा 21 आया है, उसी लेवल पर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग लोकल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली दे कैन हैव एजेंडा 21. ना नेक्स्ट इज, अभी हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, रिसोर्स प्लानिंग. तो उसी से ही रिलेटेड कुछ पढ़ना होगा, मतलब हाउ वी कैन प्लान. ठीक है, सो रिसोर्स प्लानिंग. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resource. It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources. India is a rich country, rich and diverse country, right? So India में enormous diversity है, इतने सारे resources available हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम resource planning करें, right? There are regions which are rich in certain types of resources, लेकिन कुछ regions ऐसे भी हैं जहाँ पर इसकी कमी है, deficiency है, right? There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. तो काफ़ी जगहें तो ऐसी हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिनके पास इनफ रिसोर्स है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इसकी कमी है. फॉर एग्ज़ाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. यहाँ पर आपको भरपूर जो है मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स मिल जाएंगे. अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर पानी वाले रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बने हुए हैं. द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेल एंडोड विथ सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. लद्दाख को ले लो, इट इज़ आइसोलेटेड, मतलब पूरी कंट्री एक तरफ और लद्दाख एक तरफ, राइट? सो इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बहुत ज़्यादा है वहाँ, राइट? लेकिन पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नहीं है. सो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल लेवल ऑल्सो, स्टेट लेवल्स ऑल्सो, और रीजनल एज वेल एज लोकल लेवल पर भी हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. अब हम इंडिया की बात करते हैं. सो रिसोर्स प्लानिंग कोई एक आसान सिंपल प्रोसेस तो है नहीं.
इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जिसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। आपको अलग अलग रीजन्स में पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स, कैसे कर सकते हैं हम, सर्वे कराएं जगह जगह पर, मैपिंग होनी चाहिए, देन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कराई जाए, क्वालिटी कैसी है, कितने क्वांटिटी में पाए जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब इसके लिए जब हमने ये सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, स्किल को यूज़ करके, ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करके, इंस्टीट्यूशंस जगह जगह पर बने हुए होंगे उनको यूज़ करके, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी तब वो इम्प्लीमेंट होने के लिए तैयार होगा। Now next is matching the resource development plans with overall national development plans. जो भी हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं उनको हम मैच करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. इंडिपेंडेंस के बाद 5-year plans लॉन्च होने लगे थे। तो ये वाला जो इशू है, जो रिसोर्स प्लानिंग का इशू है, वो फर्स्ट 5-year प्लान से ही हमने स्टार्ट कर दिया था। Now the availability of resources is a necessary condition for the development of any region, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed. तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे जहाँ जो रिच है रिसोर्स में तो ऑब्वियसली वो एकदम डेवलप्ड ही होगा, राइट। सो उसके लिए इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, काफ़ी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो काफ़ी सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी सारा जो है रिसोर्स है लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, डेवलप्ड ही नहीं है, right? The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. हमने हिस्ट्री पढ़ी है। हिस्ट्री में जो कॉलोनाइजेशन हुआ था, जो इंडिया पर जो रूल हुआ था, सो क्या था, जो रिच रिसोर्सेज हैं, जो कॉलोनीज़ में जो भी रिच रिसोर्सेज हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, राइट। सो कॉलोनाइजेशन तो जगह जगह पे हुआ है। अब वो होता, उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं, रिच रिसोर्सेज पाए जाते हैं। सो इट वाज प्राइमरीली द higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has experienced, इंडिया ने तो एक्सपीरियंस किया है अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन में ये चीज़। नाउ अब हम देखो, therefore in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also technology भी बहुत important है, quality important है human resource की, and historical experience of people. Conservation of resources, how to conserve resource. So resources are vital for development activity. कोई भी development activity देख लो, resources बहुत necessary होते हैं, but irrational consumption and over utilization of resources, अगर हम irregular ही उसको consume करे चले जा रहे हैं, over utilization कर ले रहे हैं, so इससे क्या होगा, problems, issues create हो जाएंगे. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important, right? तो हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है, एंड नेक्स्ट चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न्स अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स. देखिए क्या कहा उन्होंने, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड.
and not for anybody's greed. इनफ तो है, मतलब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि लोगों की जो नीड है वो पूरी की जा सकती है, लेकिन जो लोगों की ग्रीड है, जिन लोगों की ग्रीड है वो पूरी नहीं की जा सकती, बिकॉज दे आर ग्रीडी, उनको और चाहिए होगा, उनकी नीड तो कभी पूरी होएगी नहीं. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as a root cause for resource depletion at global level. उन्होंने ये कहा बेसिकली जो रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है ना, इसका रीज़न ही है ये कि देयर आर ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल जो कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे चले जा रहे हैं, औरों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं. So he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses. एकदम इकट्ठा करके प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन करो सबके साथ मिलकर. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. Subsequently, in 1974, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. The seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by Brundtland Commission Report 1987. This report introduced the concept of sustainable development and advocated it as a means for conservation. राइट. सो सबसे पहले जो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की गई थी वो क्लब ऑफ रोम में की गई थी. दैट वाज इन 1968. धीरे धीरे करके जैसे गांधीयन की फ़िलॉसफी है उसको भी प्रेजेंट किया गया बुक के थ्रू, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. राइट. तो धीरे धीरे करके जो है स्टार्टिंग की गई कि कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है. इसी तरीके से दूसरा मतलब कई सारी समिट हुई तो उसमें ये चीज़ इंक्लूड कर दी गई थी. नाउ लैंड रिसोर्सेस. सो वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज. दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. राइट. लैंड हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है और ये बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है. ना इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन देखिए, वाइल्ड लाइफ देखिए, ह्यूमन लाइफ देख लीजिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सब कुछ लैंड पर होता है. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use available land for various purposes carefully. है ना. लैंड अनलिमिटेड तो है नहीं. राइट. लैंड एक असेट है, हमें उससे रिटर्न मिलेगा. राइट. सो उसको केयरफुली हमें यूज़ करना है. कोई अनलिमिटेड चीज़ तो मिलेगी नहीं, लैंड भी लिमिटेड है, सो हमें केयरफुली उसको यूज़ करना है. इंडिया हैज़ लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. इंडिया में तो देखिए काफ़ी सारे फीचर्स हैं लैंड के. माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं. राइट. So about 43% of land area is plain, which provides facilities for agriculture हो गए, industry you can build at जो है plain level. right. so इसके बाद mountains हैं जो 30% है of total area, है ना. and perennial flow of some rivers provide facilities for tourism हो गया, ecological aspects हो गए. Now about 27% of the area of country is plateau region भी है हमारे यहाँ. सो जहाँ पर रिजर्व्स मिलते हैं मिनरल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के, फॉरेस्ट. Now land utilization. Land resources are used for the following purposes. Forest हो गया, land not available for cultivation, जो अवेलेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए. बैरन लैंड हो गया, वेस्ट लैंड हो गया खाली. राइट. सेकेंड इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा. थर्ड इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. फेलो लैंड को छोड़ करके जो अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जैसे कि जो ग्रेजिंग लैंड होता है ना,
जो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, ठीक है, कल्चरल कल्चरुएबल वेस्टलैंड जो होते हैं। अब ये कौन से होते हैं? जो कि 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स को अगर हम देख लेना तो उससे ज़्यादा के लिए वो अनकल्टिवेटेड रह गया वो लैंड। नेक्स्ट इज फेलो लैंड्स हो गए। फेलो लैंड्स कौन से हो गए? जो अभी करंटली फेलो हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, वो फेलो लैंड्स में आते हैं। सेकंड, अदर देन करंट फेलो, जो कि अनकल्टिवेटेड रह गए हैं 1 से 5 के बीच में। तो जो 1 से 1 मान लीजिए और 1 से कम एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जो अनकल्टिवेटेड है वो हमारे करंट फेलो कहलाते हैं, और जो 1 से 5 तक हैं वो अदर देन करंट फेलो कहलाते हैं, और जो 5 से ज़्यादा हैं वो कल्चरुएबल कहलाते हैं। नाउ 5वां पॉइंट है नेट sown area. The physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area. जितना भी लैंड जो है अवेलेबल है क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के लिए, राइट, सो वो नेट सोन एरिया होता है। नाउ एरिया सोन मोर देन वंस इन एक एग्रीकल्चरल ईयर में जो मोर देन 1 एरिया सोन हो जाता है, राइट, प्लस नेट सोन एरिया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। And what is net sown area? So this is the net sown area. Land use pattern in India. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types और human factors भी हैं, जैसे कि population हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, कल्चर हो गया, लोगों के ट्रेडिशंस हो गए। दिस इज़ अ पाई चार्ट, इसको गो थ्रू कर सकते हैं आप एक बार। कितना % फॉरेस्ट एरिया है, कितना बैरन लैंड है, यही सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं उनका जो है ये एक तरीके से ग्राफ में प्रोजेक्ट किया गया है, इसको पाई चार्ट में प्रोजेक्ट किया गया। नाउ नेक्स्ट इज टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये रहा। सो टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Now land use data however is available only for 93% of total geographical area because the land use reporting for most of north east states की बात कर लेते हैं आसाम को जोड़कर, ठीक है, has not been done fully. Next is moreover some areas of Jammu Kashmir ले लो, occupied by Pakistan, China, इनको भी सर्वे नहीं किया गया है। सो कुछ एरियाज़ को छोड़ करके बाकियों का जो है डेटा है। सो नेक्स्ट इज द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। हाउएवर, how are we able to feed our huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality हैं, या तो करंट फेलो लैंड्स को छोड़ करके जो हैं तो वो या तो पुअर क्वालिटी के हैं या फिर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उस लैंड की वो बहुत हाई है। सो हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड, तो इसलिए ही उनको बस वंस और ट्वाइस उसको कल्टिवेट करते हैं 2 to 3 ईयर्स में। And if these are included in net sown area, then the percentage of net sown area in India comes to about 54% of total reporting area. The pattern of net sown area varies greatly from one state to another. अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब एंड हरियाणा की तो वो 80% है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10% या उससे भी कम है, 10% से कम ही है बल्कि। सो फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन
the desired 33% of geographical area as it was outlined in National Forest Policy 1952. It was considered essential for maintenance of ecological balance. The livelihood of millions of people who live on the fringes of these forests depends upon it. A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural uses. अब ये जो वेस्टलैंड्स हैं उनमें कौन कौन से आ गए? रॉकी एरियाज़ हो गए, डेजर्ट एरियाज़ हो गए, लैंड पुट टू अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस, जैसे कि रेलवेज़ हो गया, इंडस्ट्रीज़ के लिए हो गया. सो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व इट, इसकी वजह से क्या हो जाता है? लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है. राइट. So what is land degradation? Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve it and manage it, so it has resulted in land degradation. So this is the definition for land degradation. This in turn has serious repercussions होंगे on society and the environment. लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. अब हम पढ़ेंगे ये जो मेजर इशू है लैंड डिग्रेडेशन का, उसके बारे में, और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब उसके कुछ मेजर्स जिससे हम उसको लैंड डिग्रेडेशन को होने से बचा सकते हैं. राइट. सो वी हैव शेयर्ड आवर पास्ट विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो. हम जो लैंड है, जो हमारा जो लैंड है वो हमने पास्ट जनरेशन्स भी यूज़ करती आई हैं हमारी, और जो आगे फ्यूचर जनरेशन्स है वो भी यूज़ करेंगी लैंड. तो 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स, जो कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है? लैंड से मिलता है. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से जो है लैंड डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो है जो नेचुरल फोर्स है, ठीक है, सो वो उसकी वजह से डैमेज भी हो रहा है लैंड. सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ओवर ग्रेजिंग करा दी, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटे चले जा रहे हैं, माइनिंग हो रही है, क्वायरिंग हो रहा है. सो दिस टू हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एंड लैंड डिग्रेडेशन. जो भी माइनिंग साइट्स हैं वो बहुत सारी हैं. अब जो है माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, deforestation due to mining has caused severe land degradation. जो एरिया हम कल्टीवेट कर सकते थे, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते थे, वहाँ पर अब माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनकी वजह से फर्दर आप नहीं कर सकते हैं ग्रो वहाँ पर कोई चीज़. सो ये लैंड डिग्रेड कर रही है. सो इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओवर ग्रेजिंग इशू है, और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरिगेशन रिस्पॉन्सिबल है. वाटर लॉगिंग हो जाती है जिसकी वजह से सैलिनिटी, एल्कलिनिटी सॉइल में बढ़ जाती है, एल्कलाइन हो जाता है सॉइल, सॉल्टी हो जाता है. द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक grinding of limestone for cement industry, calcite soapstone for this ceramic industry generate huge quantity of dust in the environment. सीमेंट इंडस्ट्री में जो मतलब बेसिकली जो ये लाइमस्टोन वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, सो इनसे डस्ट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है ना इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर का सॉइल में, आफ्टर इट वो सेटल डाउन हो जाता है लैंड पर. सो इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो भी वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स बन गए हैं लैंड एंड वाटर पोल्यूशन के लिए. देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. बहुत सारे वेज हैं जिसकी वजह से जो है ये जो लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं. अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. तो क्या चीज़ हमें वो मिल रही है?
सोल्यूशन के तौर पर एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। अगर हम ग्रेजिंग तरीके से करवाते हैं, ओवर ग्रेजिंग नहीं कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन ना करके हम अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रोल हम करें ओवर ग्रेजिंग पर, जो है सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करे बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ये सारे कुछ मेथड्स हैं जिनको देख करके हम लैंड डिग्रेडेशन को पर चेक रख सकते हैं। सो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ को अगर हम कंट्रोल कर लें, जो डिस्पोजल है एफ्लुएंस का, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, ये सब को अगर हम रिड्यूस कर सकते हैं ना, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो फिर जो लैंड और वाटर पोल्यूशन है ना, डिग्रेडेशन है, उसको भी हम कम कर सकते हैं ना। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on the earth. सॉइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी पर ही जो है सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, राइट। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम है, so it takes millions of years to form soil up to a few centimeter in depth. Relief, parent rock हो गया जिसे हम बेड रॉक भी बोलते हैं, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स एंड टाइम्स आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। टाइम भी लगता है सॉइल को बनने में। सो वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर हो गया, कि रनिंग वाटर का किस तरफ है, वाटर वो विंड, ग्लेशियर्स, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सॉइल को। सो इट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, chemical and organic changes which takes place in the soil are equally important. जो भी केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहे हैं जो कि सॉइल में होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल भी सॉइल में पाए जाते हैं। Now on the basis of factors responsible for soil formation, कलर हो गया, थिकनेस हो गया, कैसा टेक्सचर है, क्या एज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स में सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, इंडिया हैज़ वेरीड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम यहीं रखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कवर।